Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और उसके अंदर इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर हमने पढ़ा है कि 5 तरह के ग्लैंड्स हैं। ठीक है, सिलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियास और इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें से सिलिवरी ग्लैंड्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं, लिवर को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पेनक्रियास। ठीक है, तो पेनक्रियास के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो अगर आप पेनक्रियास को देखें तो वो कुछ इस तरह का नज़र आता है, येलो कलर का, इस तरह का लीफ शेप होता है ये। ठीक है, और ड्यूडेनम के सी शेप कर्व के अंदर प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, लीफ शेप्ड है। ठीक है, और क्या है, ड्यूडेनम के इस सी शेप कर्व के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इस लीफ की शक्ल देने के लिए मैंने ये नहीं बनाया है, ये पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये डक्स है इसकी। ठीक है, ये सबसे लंबी वाली डक्स है, और ये जो छोटी छोटी है ना, ये इसके साथ छोटी छोटी डक्स अटैच्ड। ठीक है, ये क्या है, इसकी डक्स है। ठीक, अब पेनक्रियास को क्या कहा जाता है, पेनक्रियास को हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। अब हमने एक्सोक्राइन देखा है, हमने एंडोक्राइन देखा है, अब ये हेट्रोक्राइन क्या चीज़ है भाई। अब हेट्रोक्राइन हमने इसको इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ये दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा है हमने इसको। ठीक है, अब ये जो एक्सोक्राइन है अब ये जो एक्सोक्राइन है, ये एक्सोक्राइन, ये पूरा एक्सोक्राइन है। ठीक है, ये दिस ऑल पार्ट इज एक्सोक्राइन। 99% पार्ट क्या है पेनक्रियास का, एक्सोक्राइन पार्ट है। सिर्फ बीच में एक छोटा सा 1% पार्ट क्या है, एंडोक्राइन पार्ट होता है वो। ठीक है, अभी आते हैं उसकी तरफ। तो ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है, इसका काम क्या है, इसका काम है एंजाइम्स बनाना। ठीक है, एंजाइम्स बनाना जो कि क्या करते हैं, टीयर्स बनाते हैं, म्यूकस, सलाइवा, स्वेट, ऑयल, ये सब बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड है एक्सोक्राइन, ये अपनी सिक्रेशन कहाँ करती है, ये अपनी सिक्रेशन करती है डायरेक्ट डक्ट में। ठीक है, ये अपनी सिक्रेशन डायरेक्ट डक्ट में करती है। ठीक, अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या है, डक्टलेस है। ठीक है, इनकी कोई डक्ट नहीं होती, और इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स बनाना। ठीक है, अब ये ग्लैंड है, ये जो सिक्रेशन करती है ये ब्लड में करती हैं। ठीक है, और इनके आसपास रिच सप्लाई होती है ब्लड की। ठीक, अब हम इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो देख लेते हैं पेनक्रियास का। ठीक, अब ये क्या है, पेनक्रियास है। अब ये पूरा ये पार्ट क्या है, इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, 99% पार्ट। अब एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर आपको कुछ इस तरह के फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, ये कुछ इस तरह के फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। कहाँ पे है ये, एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर है। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट क्या है, ये रहा, ये रेड कलर का। अब ये पार्ट इतना छोटा है, इस पार्ट में तो वैसे ही कोई स्ट्रक्चर, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हो नहीं सकते, तो इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट के अंदर ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, और इनको हम क्या कहते हैं, एसिनाई कहते हैं इनको हम। ठीक है, इस फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एसिनाई कहते हैं। और इनके अंदर ये जो डॉटेड आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, इनके सेल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एसिनर सेल्स कहते हैं इनको हम। ठीक है, अब ये एसिनाई करते क्या है, एसिनाई को पेनक्रियास का यूनिट कहा जाता है। लंग्स का यूनिट हमने पढ़ा था एल्वियोलाई, है ना, किडनी का पढ़ा था हमने नेफ्रॉन। ठीक है, तो पेनक्रियास का जो यूनिट है वो क्या है, एसिनाई। ठीक है, अब ये एसिनाई क्या करते हैं, ये एंजाइम्स की सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स की सिक्रेशन करते हैं जो पेनक्रियाटिक जूस बनाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इस एंडोक्राइन पार्ट को अब डिस्कस करें, 1% पार्ट है सिर्फ ये। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइल्स का मतलब होता है आइलैंड। तो ये पूरे एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर ये एक छोटा सा आइलैंड है ना, तो इसको क्या कहा गया है, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और क्या बनाएंगे, ये हार्मोन्स बनाएंगे। कितने तरह के हार्मोन्स बनाएंगे, ये 3 तरह के ये हार्मोन्स बनाने वाले हैं। ठीक है, बीटा सेल्स बनाएंगे इंसुलिन, अल्फा सेल्स बनाएंगे ग्लूकागॉन। ठीक है, डेल्टा सेल्स बनाएंगे सोमेटोस्टेटिन। ठीक,
इंसुलिन का आपको पता है ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करते हैं। ग्लूकागॉन क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेंगे। और ये जो डेल्टा सेल्स है ये क्या करें, ये जो डेल्टा सेल्स है जो सोमैटोस्टेटिन बनाएंगे ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करता है इन दोनों की, ठीक है। अब जो इंसुलिन है, अब ये इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कैसे करता है ये सब हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर में। थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देती हूँ। जब ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है तो ये इंसुलिन क्या करता है, तो जब हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो उस शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए ये इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब इंसुलिन सेल्स को मैसेज देता है कि जितना तुम्हें ग्लूकोज चाहिए खाओ, जितना शुगर का तुम अपटेक कर सकते हो वो करो, ठीक है। जितना इससे फैट बनाना है फैट बनाओ, सेल्स को कहेगा जितना तुम इसको खा सकते हो खाओ। इस तरह करके ये इंसुलिन क्या करेगा, उस शुगर को यहाँ वहाँ ठिकाने लगा के ब्लड से शुगर को हटा देगा। तो इस तरह से ब्लड से शुगर का लेवल डिक्रीज कर देगा, ठीक है, नॉर्मल कर देगा। अब ये जो ग्लूकागॉन है ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। कब करता है, जब ब्लड में शुगर का लेवल बिल्कुल डाउन है, ठीक है, ब्लड में शुगर ना होने के बराबर है। और आपको पता है कि लो शुगर लेवल भी ख़तरनाक है ना। तो ग्लूकागॉन उस टाइम क्या करेगा, उन सेल्स को ग्लूकागॉन कहेगा कि तुमने जितना भी शुगर खाया था ना वो अब तुम वापस दो, ठीक है। जो फैट बना था उस शुगर से, ठीक है, जो ग्लूकोज बनाया गया था उस शुगर से, वो सब तोड़ के ये ग्लूकागॉन क्या करता है, उससे दोबारा से ग्लूकोज बना के उसको ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको वो मेंटेन कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पेनक्रिएटिक एंजाइम्स के बारे में। जो हमारे पेनक्रियाज है वो जो एंजाइम्स बनाता है, कौन कौन से एंजाइम्स बनाएगा वो, ये 4 तरह के एंजाइम्स बनाने वाला है वो, ठीक है। तो सबसे पहले वो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक। अब जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये क्या इनके अंदर क्या होता है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ठीक है, ये क्या बना देंगे, अमाइलॉप्सिन बनाएंगे, ठीक है। अब ये अमाइलॉप्सिन क्या करेंगे, 70% डाइजेशन करेंगे स्टार्च की, ठीक है। बाकी 30% डाइजेशन कहाँ होगी स्टार्च की, आपके बक्कल कैविटी में। स्टार्च एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसकी 30% डाइजेशन आपकी बक्कल कैविटी में हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ की डाइजेशन आपकी बक्कल कैविटी में नहीं होती सिवाय स्टार्च के। और बाकी ये जो 70% डाइजेशन है ये कहाँ पे कौन कर लेगा, ये अमाइलॉप्सिन कर लेगा, ठीक है। लेकिन वो भी उस सूरत में जब ये स्टार्च कुक्ड हो या फिर बॉइल्ड हो। फिर अब आते हैं हम फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पेनक्रिएटिक लाइपेज बनाते हैं, ठीक। अब पेनक्रिएटिक लाइपेज उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप्सिन कहते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, फैट की डाइजेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, फैट की डाइजेशन करते हैं। अब आते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे। अब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ये 3 तरह के हैं, ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन, ठीक, काइमोट्रिप्सिनोजेन और ये क्या है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ठीक। अब ये तीनों क्या है, ये इनएक्टिव है। कैसे पता चला, मैंने कहा था किसी भी वर्ड के नाम के आगे जेन आ जाए या पहले प्रो आ जाए वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इसमें भी जेन आ रहा है, इसमें भी जेन आ रहा है, इसमें प्रो आ रहा है, तो ये तीनों क्या है, इनएक्टिव है। अब ये तीनों प्रोटीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनएक्टिव क्यों है, पता है किसी को ये? तो ये तीनों इनएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि अगर ये हमेशा एक्टिवेट रहे तो ये अपने आसपास की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये सिर्फ उसी टाइम एक्टिवेट होते हैं जिस टाइम फूड आता है, ठीक है। और अगर ये हमेशा ही एक्टिव रहे तो ये क्या करेंगे, अपने आसपास की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। अब आते हैं हम न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे। ये बनाएंगे न्यूक्लिगेज, ठीक है। अब ये किस पे एक्ट करेंगे, ये डीएनए पे एक्ट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इनको क्या कहा गया है, डीएनए एजिस। और ये आरएनए पे एक्ट करेंगे इसलिए इनको क्या कहा गया, आरएनए एजिस, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए और आरएनए को जो तोड़ने के लिए आते हैं वो कौन आते हैं, न्यूक्लिक एज आते हैं, ठीक।
उम्मीद है मुझे कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास कौन से एंजाइम्स बनाते हैं और क्या क्या रोल प्ले करते हैं ये। ठीक, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।